गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजेंद्र यादव आप सबका प्रथमा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो पिछला मेरा वीडियो था सिलेबस के बारे में, टारगेट किया था, हमारा टारगेट था यूपीएससी, लेखपाल व पुलिस के लिए। हमने उस पिछले वीडियो में क्या बताया था आप लोग, इन सबको केवल सिलेबस बताया था। पिछला वीडियो जो विद्यार्थी नहीं देखा उसे देखे। जो विद्यार्थी पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा जो कभी वीडियो होगा वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आइए आज हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। पिछली क्लास में हम सबका इन सबका सिलेबस देख लिए थे। आज हम सिलेबस पर एक एक टॉपिक के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक था क्या था, भाषा था। आप सब सिलेबस में देखे होंगे तो पहला टॉपिक क्या था हमारा, भाषा था। आइए हम बात करते हैं भाषा। भाषा क्या होता है, तो हम बात करेंगे भाषा। भाषा वह माध्यम होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने भावनाओं क्या करता है, व्यक्त करता है। भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा वह माध्यम है या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट करता है या प्रकट कर सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। तो हम सब भाषा की परिभाषा में क्या सीख पाए, भाषा वह माध्यम होता है या भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को क्या करता है, प्रकट करता है। जैसे हमारे मन में क्या चल रहा है, हम इसे आपको प्रकट करने के लिए क्या माध्यम हो सकता है, वह माध्यम क्या हो रहा है, भाषा है। जैसे आज हम आपको बीच में कुछ बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, हमारे मन में जो चल रहा है उसे बता रहे हैं, उसे सुनने या समझने का साधन क्या है, भाषा है। इसलिए हमने भाषा की परिभाषा में लिखा है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है, प्रकट करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। इसी व्यक्त और प्रकट करने के माध्यम को, इसी व्यक्त और प्रकट करने के लिए भाषा को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। तो हम बता सकते हैं भाषा को कुल 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं या प्रकट करते हैं या प्रकट कर सकते हैं। वह 3 माध्यम हैं कौन कौन से। हमने बताया कि भाषा को 3 माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं या प्रकट करते हैं। वह 3 माध्यम हैं कौन कौन सा, उसको देखते हैं। वह 3 माध्यम हैं कौन कौन से। पहला माध्यम बताया जा रहा है पहला माध्यम है बोलियां। दूसरा माध्यम है परिनिष्ठ भाषा। तीसरा है राष्ट्रभाषा। हमने बताया कि अपनी भाषाओं को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, कितने प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट निकल गया है, 3 प्रकार से। कौन कौन से हैं, पहला बताया गया है बोलियां, दूसरा क्या बताया गया है, परिनिष्ठ भाषा, तीसरा क्या बताया गया है, राष्ट्रभाषा। आइए हम बात करते हैं बोलियां के बारे में कि बोलियां क्या होती है। हम बात करते हैं बोलियां के बारे में कि बोलियां क्या होती हैं। आ रहा का मार्कर एक ही कलर का है ना, हम समझ रहे हैं 2 कलर का है। बोलियां, हम बात करते हैं कि भाषा को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से देखें हमसे। पहला बताया गया है बोलियां, दूसरा बताया गया था परिनिष्ठ भाषा और तीसरा बताया गया था राष्ट्रभाषा के बारे में। हम बात करते हैं बोलियां कि बोलियां क्या होती है। तो बताया गया है बोलियां
बोलियां वह बोली होती है या वह भाषा होती है, बोलियां वह भाषा होती है जो किसी छोटे क्षेत्रों व समूहों में बोले जाने वाले भाषा होती है। हमने बोलियां की परिभाषा क्या लिखा आप देख पाए होंगे। बोलियां वह भाषा होती है जो किसी छोटे क्षेत्रों व समूहों में बोले जाने वाली भाषा होती है। जैसे आप सब बात करते हैं, हम सब बात करते हैं अपने घरों में या अपने मित्रों के साथ किस प्रकार से भाषा बोलते हैं। हमें लगता है कि अगर जो भी व्यक्ति बोलता होगा अपने घरों में, जितना भी टूटी फूटी भाषा मिल पाती होगी या जो भी भाषा निकल कर आती होगी वह बोल देता होगा। जैसे अगर हम सब अपने घरों में हैं, बैठे हुए हैं, किसी को बुलाना हुआ, कारे लड़के क्या करते यहाँ, का लड़के क्या करते यहाँ, है ना। इस प्रकार से हम सब जो भी टूटी फूटी भाषा बोलते हैं वह क्या बोलते हैं, हम सब बोलियां बोलते हैं। आपने देखा होगा बोलियां हम किस प्रकार से बुलाते हैं, कारे मोहना क्या करते थे यहाँ। इस प्रकार जो भाषा व्यक्त करते हैं वह किसे बोलते हैं, हम सब बोलियां के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट हम देखे थे परनिष्ठ भाषा। परनिष्ठ भाषा वह भाषा होती है, वह भाषा होती है जिन्हें व्याकरणबद्ध कर दिया जाता है। जिन्हें व्याकरणबद्ध कर दिया जाता है उन्हें परनिष्ठ भाषा बोलते हैं। उन्हें परनिष्ठ भाषा बोलते हैं। व्याकरणबद्ध का मतलब क्या होता है? व्याकरणबद्ध का मतलब यह होता है कि शुद्ध शुद्ध बोलना। क्या होता है? शुद्ध शुद्ध बोलना। जैसे अभी हमने बताया बोलियां में क्या बोलते थे हम सब, जितने भी टेढ़ी मेढ़ी भाषा है जो भी हम सब बोल देते थे वो किस में आती थी? बोलियां में। क्या आप जो भाषा अपने घरों में या अपने मित्रों के साथ बोलते हैं, क्या वही भाषा आप क्या समाज में बोलते हैं? क्या किसी मार्केट में आकर, किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज में आकर क्या वही भाषा बोलते हैं? नहीं, उस भाषा में क्या करते होंगे? परिवर्तन लाते होंगे। अगर यहाँ भाषा बोलियां या अपने मित्रों के साथ टेढ़ी भाषा बोलते होंगे, एकदम टूटी भाषा बोलते होंगे, तो मुझे यह उम्मीद है कि आप सब यह भाषा यहाँ नहीं बोलते होंगे, मतलब परनिष्ठ भाषा में नहीं बोलते होंगे, या किसी स्कूल या कॉलेज या किसी मार्केट में आकर वह भाषा नहीं बोलते होंगे। तो कैसे बोलते होंगे हम सब? तो भाषा क्या बोलते होंगे? हम सब शुद्ध शुद्ध भाषा बोलते होंगे। जब भाषा को शुद्ध शुद्ध बोला जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम सब परनिष्ठ भाषा बोलते हैं। और जब भाषा को टेढ़ी मेढ़ी बोली जाए, किसी भी भाषा में व्यक्त की जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? हम सब बोलियां बोलते हैं। नेक्स्ट भाषा हम सब देखे थे। नेक्स्ट भाषा हमारा क्या था? राष्ट्रभाषा के लिए नेक्स्ट भाषा हमारा था राष्ट्रभाषा। तीसरी भाषा क्या थी? राष्ट्रभाषा थी। राष्ट्रभाषा क्या होता है उससे हम सब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा क्या होता है? ऐसी भाषा जो संपूर्ण भारत में बोली जाए, जो संपूर्ण भारत में बोली जाती है, तथा साथ ही साथ सरकारी कामकाज भी किया जाता है, तथा साथ ही साथ उसी भाषा से सरकारी काम काज भी किया जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा बोलते हैं। उन्हें राष्ट्रभाषा बोलते हैं।
हम क्या बता पाए मित्रों? हमने आपको बताया राष्ट्रभाषा के बारे में, जो कि बोलने का तीसरा माध्यम बताया गया था, राष्ट्रभाषा। इसकी परिभाषा हम सब क्या सीख पाए, क्या देख पाए? इसकी भाषा देख पाए मित्रों कि ऐसी भाषा जो संपूर्ण भारत में बोली जाती है तथा साथ ही साथ उसी भाषा से हमारा क्या किया जाए, सरकारी कामकाज भी किया जाता है, उन्हें हम सब क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा। हम सब बताते हैं हमारे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत की राष्ट्रभाषा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। गलत, बिल्कुल गलत है। हमने बताया कि राष्ट्रभाषा में क्या परिभाषा देखा, ऐसी भाषा जो संपूर्ण भारत में, मतलब भारत के हर एक कोने में चले जाए, भारत के किसी भी कोने में चले जाए। जैसा आपको पता होगा भारत में इस समय हमारे पास कुल 28 राज्य हो चुके हैं। अगर हम भारत के किसी भी राज्य में किसी भी कोने में चल जाएं तो हमें एक ही भाषा मिलनी चाहिए जो हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में मिल रही है। वही भाषा अगर हम चल जाए पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र या गुजरात में या एमपी में चल जाते हैं तो वही भाषा वहाँ भी मिलनी चाहिए। क्या हमको ऐसा मिलता है क्या भाषा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा तभी बोल पाएंगे जब एक भाषा को बोला जाए पूरे भारत में। अगर हम बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में, यदि हम बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, या सब लोग बोलते हैं हिंदी हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल गलत है। हमने राष्ट्रभाषा की परिभाषा में देखा कि जो पूरे भारत में बोले जाए। अगर हम हिंदी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, सब हो जाए, अगर हम हिंदी बोलते हैं अपने भारत के उत्तर प्रदेश में, तो यह भाषा हम चल जाते हैं महाराष्ट्र में या एमपी में, या हम चल जाए गुजरात में, तो यह भाषा वहां भी चलनी चाहिए। क्या आप जाते हैं एमपी में तो क्या वहां हिंदी मिल पाती है क्या? नहीं मिल पाती है। अगर हम चल जाते हैं महाराष्ट्र में तो क्या वहां हिंदी मिलती है क्या? अगर गुजरात में चल जाए मिलती है क्या? अगर हम चल जाए केरला में, हम चल जाए आंध्र प्रदेश में, अगर हम चल जाए कर्नाटक में, क्या इन सब प्रदेशों में क्या हिंदी मिल पाती है क्या? नहीं मिल पाती है। अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की भाषा मिल पाती है। क्या हमारा जो भाषा हिंदी है, क्या इसी भाषा से क्या सरकारी कामकाज भी किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, साइड में एक और भाषा का नाम दे दिया गया है इसी को व्यक्त करने के लिए, जिसका नाम आता है राज्य भाषा। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो हम सब क्या बताते हैं, हिंदी है। उसमें ऑप्शन मिलता है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो पहला ऑप्शन मिलता है हिंदी, दूसरा मिलता है संस्कृत, तीसरा मिलता है उर्दू, एक मिलता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब क्या करते हैं, मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोलते हैं कि हमारी यह क्या है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं। बिल्कुल गलत है। हमारी न तो हिंदी राष्ट्रभाषा है, हमारी न तो संस्कृत है, न तो उर्दू है। इनमें से कोई एक भी भाषा हमारे भारत को प्राप्त ही नहीं है जो कि राष्ट्रभाषा के रूप में। हाँ, बल्कि हमारे यहाँ उम्मीद है, सब लोग प्रयास किया, सभी भारतीय प्रयास करते हैं कि हमारा एक भारत है, तो हम सब चाहते हैं एक भाषा बोला जाए। इसलिए हम सब चाहते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इसलिए हम सब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जगह जगह क्या करते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन करते हैं। जगह जगह विश्व हिंदी सम्मेलन करते हैं। अभी उस पर भी चर्चा करते हैं कि अभी तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, सबसे पहले कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि हमारे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो आंसर क्या मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। हम सब जो पाते हैं बोल लेते हैं। अगर हम सब उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हमारा सटा हुआ बिहार से है, तो जो बनारस के लोग होते होंगे लगता है पूरा का पूरा भोजपुरी बोलते होंगे। भोजपुरी सबको पसंद आती है, तो इसलिए हम बोलते हैं राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य भाषा के रूप में। हम बोलते हैं हिंदी हमारी दुलारी भाषा है, हिंदी हमारी प्यारी भाषा है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है ना। तो हम राज्य भाषा के रूप में देखेंगे। राज्य भाषा ऐसी भाषा होती है, राज्य भाषा या ऐसी भाषा होती है, ऐसी भाषा होती है जो
किसी विशेष राज्यों में, जो किसी विशेष राज्यों में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हें राज्य भाषा कहते हैं। उन्हें राज्य भाषा कहते हैं। उन्हें राज्य भाषा कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। तो हम सब देख पाए थे कि उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा क्या थी? उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। बताया जाता है कि हिंदी को 14 सितंबर बताया जाता है कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया, अपने यहाँ स्वीकार कर लिया गया। इसलिए हम सब प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम सब क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या मिलेगा? प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर क्या मनाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कब आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस क्वेश्चन पूछा गया था सिपाही में, तो हम बताएंगे प्रत्येक 10 जनवरी को हम सब क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इतना बातें क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। पढ़ेंगे हम सब भाषा के आधार पर भारत का विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हम सबका भाषा के आधार पर भारत का विभाजन। मतलब कि हम सब क्या किए? भाषा को बोलते बोलते हम सब भारत को विभाजित कर दिए। भारत को विभाजित कर दिए। भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिए, केवल और किसके आधार पर? भाषा को बोलते बोलते। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो आंसर मिलेगा केवल और केवल 2। हमने क्या हेडिंग लिखा है? भाषा के आधार पर भारत का विभाजन। मतलब कि भाषा को बोलते बोलते हम सब भारत को क्या किए? कितने भागों में विभाजित कर दिए? 2 भागों में। पहला आता है उत्तर भारत में बोले जाने वाली आर्य भाषा। दूसरा आता है दक्षिण भारत में बोले जाने वाली द्रविड़ भाषा। हमने क्या बताया मित्रों कि भाषा के आधार पर भाषा को बोलते बोलते हमने 2 भागों में विभाजन कर दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहले क्या नाम बताया गया है? उत्तर भारत में बोले जाने वाली आर्य भाषा। दूसरा क्या नाम बताया गया है? दक्षिण भारत में बोले जाने वाली द्रविड़ भाषा। हमने ये क्वेश्चन आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम बताएंगे 2 भागों में। और 2 भाग है कौन कौन सा? पहला बताया गया है आर्य भाषा, दूसरा बताया गया है क्या? द्रविड़ भाषा, जिसका नाम बताया गया है कि दक्षिण भारत में बोले जाने वाली द्रविड़ भाषा, जिसका क्षेत्र इस प्रकार है। जैसे आंध्र प्रदेश, इनकी राज्य भाषा क्या होगी? इनकी भाषा होगी तेलुगु। केरल, इनकी क्या भाषा होती है? मलयालम। कर्नाटक, इनकी भाषा होती है कन्नड़। हमने देखा आंध्र प्रदेश, तेलुगु, केरल, मलयालम, कर्नाटक, कन्नड़। एक और भाषा है तमिलनाडु, इनकी भाषा क्या होती है?
तमिल होती है। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन और कैसे पूछता आपके एग्जाम में? मलयालम संबंधित है, मलयालम संबंधित है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मलयालम यह तो भाषा है किसी प्रदेश की, या किस प्रदेश की भाषा है, तो उसमें 4 ऑप्शन देगा। हमने क्या क्वेश्चन पूछा कि मलयालम संबंधित है, तो मलयालम किस प्रांत से संबंधित है, तो उसमें ऑप्शन यही 4 देगा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। मुझे उम्मीद है कि आप सब पहचान पाए होंगे कि यहाँ का आंसर क्या होगा। मलयालम किस राज्य की भाषा है, तो हम क्या बताएंगे? केरल की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है? अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया तो क्वेश्चन जरूर ऐसे देगा कि यहाँ पर 4 अलग अलग कॉलम दे देगा, इनका मैच करने के देगा, निम्न से कौन सी राजभाषा सही होगी। तो ऐसे आपको ABC करके आंसर देता है मैच कराने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप सब मैच भी करा सकते हैं कि इनकी भाषा क्या होगी। हाँ, आपको यह भी जानकारी के लिए बता दें कि आपको जानकारी यह होगी कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहला प्रदेश कौन सा है जो कि भाषा के आधार पर गठन किया गया है, तो हम क्या बताएंगे आंसर में? तो क्या बताएंगे? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंसर होगा आंध्र प्रदेश। हमें लग रहा है कि इस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं, तो अलग अलग भाषाएं निकल के आ रही हैं। जैसे हमने विजिट किया आंध्र प्रदेश में तो वहाँ की भाषा तेलुगु, हमने गया केरल में वहाँ की भाषा मलयालम, हमने गया कर्नाटक में वहाँ की भाषा कन्नड़, हमने गया तमिलनाडु में यहाँ की भाषा क्या निकल के आई? तमिल निकल के आई। मुझे उम्मीद है कि अगर हम और प्रांतों में घूमते तो मुझे अलग अलग भाषाओं की निकल के आती, अलग अलग प्रांतों की। तो मुझे लग रहा है कि जो आंध्र प्रदेश का व्यक्ति होगा, अगर वह केरला में जाएगा तो उनकी भाषा समझ में नहीं आएगी मलयालम, तो यह तो बेचारा क्या होगा? भूखों मरेगा। अगर केरला के व्यक्ति चल गया कर्नाटक में तो इनको कन्नड़ समझ में आएगी नहीं, तो यह व्यक्ति केरला के व्यक्ति कर्नाटक नहीं आ सकता है, और कर्नाटक के व्यक्ति केरला या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु नहीं सकता है, मतलब अपने प्रांत में ही सीमित रह सकते हैं। तो यह रोजगार के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे प्रांत में आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमको लगता है कि भाषा अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा मिल पा रही है। हमें लग रहा है कि हमारे हमारे भारत में कितने प्रांत हो चुके हैं? 28 प्रांत हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे हम विजिट करते रहते तो मुझे लग रहा है कि 28 प्रकार की मुझे भाषा मिल पाती। तो हम क्या बोलते हैं? एकता में अनेकता। कितने प्यार से बोल सकते हैं? एकता में अनेकता। एकता क्या है? एकता यह है कि हम सभी भारतीय हैं। अनेकता क्या है? हम सभी भारतीय होने के बावजूद भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोल पा रहे हैं। कितना प्यार से बोल पा रहे हैं? एकता में अनेकता। तो ऐसा हम सबको नहीं बोलना, हम सबको बोलना है एकता है। तो हम सब क्या करेंगे? एक भाषा बोलने का प्रयास करेंगे। हम सब एक भाषा बोलने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट भाषा की चर्चा करते हैं हम सब। नेक्स्ट भाषा करेंगे दक्षिण भारत में। नेक्स्ट भाषा हमारा है उत्तर भारत में बोले जाने वाली आर्य भाषा। आर्यों की भाषा जो थी वह क्या थी? संस्कृत थी। आप सबने देखा होगा आर्यों की भाषा जो थी वह क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत का सबसे पहला योगदान, संस्कृत हमने क्यों पसंद किया? संस्कृत पसंद करने का एक लॉजिक यह है कि संस्कृत से कुछ बने चाहे ना बने, संस्कृत अगर हमें ज्ञान हो जाता है तो सबसे पहले रिश्ता तो बनेगा भैया। रिश्ता बनेगा तो जिंदगी रहेगी तो बहुत भाषा सीखेंगे। इसीलिए हमने क्या किया? संस्कृत को अपना लिया। आपने देखा होगा कि जब भी एक समय आता है किसका? लड़कियों और लड़कियों का एक समय आता है कि जब 18 साल और 21 साल की उम्र जब पूरी हो जाती है तो उनके रिश्ते के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आपकी शादी इससे होगी, आपकी शादी उससे होगी, आपकी शादी उससे होगी। इस प्रकार के क्या होते हैं? रिश्ते आने लगते हैं। बात तो बराबर रिश्ते आने लगते हैं, सारी बात बन जाती है, रिश्ता पक्का हो जाता है, तय हो जाता है कि इनकी इस व्यक्ति की शादी इस लड़के से होगी, इस डेट को होगी। लेकिन बात आती है क्या? संस्कृत की। जब सब कुछ हो जाता है तो पाठ किस में पढ़ा जाता है? संस्कृत में पढ़ा जाता है। इसलिए
बिना संस्कृत में पाठ पढ़े क्या रिश्ता संपन्न हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, संस्कृत में पाठ पढ़ने के लिए किसको बुलाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं कि संस्कृत में कुछ पाठ पढ़ा जाए, हम सबका रिश्ता संपन्न हो जाए। इसलिए हमने बताया कि संस्कृत को ज़्यादा पसंद कर लिए। सबसे पहला इसका लाभ क्या दिखाया गया, शादी विवाह का, कि अगर संस्कृत नहीं आएगी तो हम सभी भारतीय कैसे रह जाएंगे, कुंवारे रह जाएंगे, किसी की शादी नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया। आइए तो हम सब बात करते हैं कि कौन सी भाषा के बारे में, उत्तर भारत में बोले जाने वाली आर्यों की भाषा, जो कि भाषा क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत से शादी का रिश्ता बनेगा, कुछ बने चाहे न बने, शादी जरूर हो जाएगी आप सबकी। अब हम सब बात पढ़ाएंगे कौन सी भाषा, संस्कृत की, आर्यों की भाषा हमको पसंद आ गई। तो हम सब कौन सी भाषा, मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की जो क्लास रही भाषा के बारे में यह आपको जानकारी मिल गई। मुझे उम्मीद है सबको पता हो गया भाषा क्या होता है। भाषा अपने भावनाओं को व्यक्त करने का, प्रकट करने का वह माध्यम होता है। तो हम चाहते हैं आज की क्लास हम इसी पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे अगले वीडियो का आने का इंतजार करें। इसको जानकारी करने के लिए आप सबको इस प्लेटफॉर्म का जो बेल आइकन है या जो हमारा सब्सक्राइब है उसे क्या करें, प्रेस करें, और अगले वीडियो जो भी होगी आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही।